तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स पीवाईक्यू पर। तो दोस्तों, ये एक ऐसा चैनल है जो आपके सभी आगामी एग्जाम्स, जो भी आप एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए प्रीवियस ईयर सेट्स प्रोवाइड कराता है। ऑल एग्जाम्स पीवाईक्यू मतलब है ऑल एग्जाम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोस्तों। तो दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम्स होंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएगा दोस्तों। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों आपको लगातार प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। एक बार जब प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपको लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यूपीट्रिपलएससी पेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और इस क्रम में हम सॉल्व करते करते आ गए हैं 15 अक्टूबर 2022। सेकेंड शिफ्ट का एक सेट हमने उठा लिया है। अब इसमें दोस्तों हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सॉल्व करने से पहले मेरे साथ आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा। वीडियो को पॉज करने के बाद थोड़ा सा आप खुद मेहनत कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। अगर ना आए दोस्तों, बाद में अगर आ भी जाता है तो भी आप मेरा प्रोसेस देखिए कि क्या मेरा प्रोसेस आपके प्रोसेस से अलग है। अगर अलग है तो कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दीजिए सर कि आप ऐसे अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन उन क्वेश्चंस को करते हैं हम। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए भिन्नों में। ठीक दोस्तों, पहले आप खुद करिए। यहाँ भिन्नों है दोस्तों, भिन्नों में फ्रैक्शंस, हमारी फ्रैक्शंस है। दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप एक पुराना मेथड अपना सकते हैं, या तो फिर इसमें भाग दें, 4 में 9 का भाग दें, 5 में 7 का भाग दें, या फिर आप इन सभी का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आएगी ऊपर में, उसमें आप कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इससे यहाँ से आप आंसर ला सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ, एक आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, इसमें कौन सा बड़ा भिन्न होगा कौन सा छोटा होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा 4/9 दिया हुआ है। ठीक, इसमें देखेंगे गैप कितने का है दोस्तों। अंश और हर में गैप कितने का है दोस्तों, अंतर कितने का है। 4/9 में देखिए दोस्तों, आप कहेंगे 5 का अंतर है। कितने का है, 5 का अंतर है। ठीक, इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, 5/7 इधर है। ठीक, इसमें कितने का गैप है दोस्तों, आप देखेंगे ये 2 का गैप है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार आप देखेंगे 11/13 में हमें कितने का गैप मिला है, ये देखेंगे कि इसमें भी +2 का गैप है। आगे आप और देखेंगे हमारा 13/17। ठीक, इसमें आप देखेंगे 2 का गैप है दोस्तों। कितने का गैप है, 2 का, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, 4 का गैप है दोस्तों। ठीक, तो देखेंगे दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो हमारी अंश की वैल्यू है, जो हमारा न्यूमरेटर है दोस्तों, वो डिनोमिनेटर से छोटा है, हर से छोटा है। ठीक दोस्तों, जब भी हमारा न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, यानी हमारा अंश छोटा हो हर से, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, जो गैप दिख रहे हैं अलग अलग, इन गैप का आप एलसीएम लीजिएगा। क्या लीजिएगा, एलसीएम, लसअ। जैसे देखिए 5, 2, 2, 4 का आपको क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो अगर आप 5, 2, 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा एलसीएम ये 20। क्या जाएगा दोस्तों, 20। ठीक, अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये सभी गैप को हम बराबर करेंगे। जो हमारा गैप ये 5 है, 2 है, 2 अलग अलग है, इन सभी गैप को हम आपस में बराबर करते हैं। अगर हम इसमें गुणे 4 कर दे दोस्तों, तो हमारा गैप बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमें यहाँ पे भी गुणे 4 करना होगा दोस्तों, यहाँ पे भी हमें गुणे 4 करना होगा। ठीक, और हमें यहाँ अगर हम गुणे 10 कर दें, तो हमारा गैप क्या आ जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। यानी हमें यहाँ भी गुणे 10 करना होगा। ठीक, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी अगर हम गुणे 10 कर दें, तो हमारा गैप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो हम यहाँ भी 11 में गुणे 10 करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, इधर भी हम 5 का गुणा करते हैं, और हम अंश में भी 5 का गुणा करेंगे। ठीक, तो आप देखेंगे दोस्तों, ऊपर हमारा आएगा 16, अंश में जो आएगा दोस्तों। ठीक, इधर हमारा आएगा 50, 10 × 5 = 50। इधर आएगा हमारा दोस्तों 110। ठीक, इधर आएगा दोस्तों हमारा 65। क्या आएगा दोस्तों, 65 आएगा। ठीक,
जो वैल्यू दोस्तों अंश में गुणा करने में हमें प्राप्त हो रही है, जो सबसे बड़ा होगा, जैसे दोस्तों हमारा 110 सबसे बड़ा है, 110 हमने कहां से लाया है, 11/13 से, ठीक। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या 11/13 हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी हमारी क्या दिखा रही है, 16, यानी कि हमारा सबसे छोटा क्या जाएगा दोस्तों, 4/9। दोस्तों ये टेक्निक का यूज करने से पहले आप ये जरूर इंश्योर करेंगे कि जो आपके ये अंश है ये हर से छोटे होने चाहिए, तभी ये टेक्निक आपको यूज में आएगी, ठीक दोस्तों। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 11/13 सबसे बड़ी संख्या, यानी कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर ये गैप सभी के बराबर होते हैं, हमें एलसीएम लेके इन्हें बराबर ना करना होता, ये सभी गैप बराबर होते हैं, तो आप देखते कि हमारा अंश में सबसे बड़ा कौन है और अंश में सबसे छोटा कौन है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं हर में सबसे बड़ा कौन है, हर में सबसे छोटा कौन है। तो जो अंश में बड़ा होगा वो हमारी बड़ी संख्या देगी। अगर गैप बराबर होते हैं अंश और हर में गैप बराबर होते हैं, सभी जितनी संख्याएं दी होती, ठीक। तो हमारी जो बड़ा अंश वाला होगा दोस्तों वो हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, छोटा अंश वाला हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखेंगे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है घनमूल और वर्गमूल के टॉपिक से दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, ये 2.1 की पावर क्यूब है, 5.8 की पावर क्यूब है, पूरा होल क्यूब है दोस्तों, ठीक। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों ये ना कि आप 2.1 का लगे क्यूब करने तो आंसर आए, तो दोस्तों आप क्या होगा, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आप पता चला कि आप आधा घंटा क्या 1 घंटा भी सवाल में आप ले सकते हैं हल करते करते, ठीक। तो आप देखेंगे दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके सामने, आप देखेंगे कहीं ये फार्मूला पे तो फिट तो नहीं हो रहे हैं। अगर फार्मूला पे अगर देख लेते हैं आप, अगर ये कहीं पाने में योग्य हो जाते हैं कि ये फार्मूला फिट होता है, तो आपके काम आसान हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों 2.1 को हम पहले ए मान लेते हैं, ठीक। तो ए की पावर क्यूब हो जाएगा। 5.8 को हम बी मान लेते हैं, तो बी की पावर क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम 2.1 को ए मान लेते हैं, ठीक। तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमारा 2.1 ए है, इधर हमारा 5.8 बी है, इधर हमारा 5.8 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, ठीक। हमने 2.1 ए माना, 5.8 को बी माना दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक दोस्तों। बटे में हमारा क्या है, इधर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर दोस्तों ये वैल्यू से ये वैल्यू पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक। बचा हमारा क्या दोस्तों, ए प्लस बी। क्या बचा दोस्तों, ए प्लस बी। तो देखेंगे दोस्तों हमारा ऊपर बचा ए प्लस बी, तो हमारा ए क्या था दोस्तों, ये हमारा 2.1 था और बी क्या था हमारा 5.8 था। तो आप देखेंगे 8 1 9 हो गया, 5 2 7 हो गया, यानी कि 7.9 हमारा आंसर हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन आ गया, इसको कुछ हद तक आप रीजनिंग का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर आप मेरा तरीका देखिए। उम्मीद करता हूं आपके आंसर्स आ गए होंगे दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा आपके क्या आंसर्स आए हैं, ठीक। देखते हैं एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक, दोनों विषयों में 55%, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, ठीक। तो देखिए दोस्तों अगर एक परीक्षा में बता रहा है कि 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब है कि 70% तो भौतिक में हुए होंगे, कुछ इसमें से वो भी होंगे जो आपके रीजनिंग में भी उत्तीर्ण हुए होंगे, ठीक, या रीजनिंग में फेल हो गए होंगे। केवल ये आपको बता रहा है परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, ठीक। तो दोस्तों हम एक पहले सर्कल बनाते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा भौतिकी सब्जेक्ट है, इसमें टोटल कितने परसेंट बच्चे उत्तीर्ण हुए दोस्तों, 70%, ठीक। एक हम दूसरा सर्कल बनाते हैं दोस्तों, इसमें हमारे टोटल कितने बच्चे, ये हमारा देखिए भौतिकी है दोस्तों, ये हमारा क्या है, भौतिक यानी फिजिक्स है दोस्तों, ठीक। ये हमारा फिजिक्स है दोस्तों, ठीक,
फिजिक्स का है और ये हमारा रीजनिंग का है दोस्तों, रीजनिंग का। ठीक, फिजिक्स में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और क्या कह रहा है 80% रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक दोस्तों, 80% क्या हुए, रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए हैं। 55% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। 55%। देखिए दोस्तों, ये हमारा फिजिक्स का ये सब्जेक्ट है, ये वाला येलो वाला जो गोला आपको दिख रहा होगा, सर्कल दिख रहा होगा, ये हमारा फिजिक्स का है और ये हमारा ग्रीन वाला सर्कल रीजनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो फिजिक्स में 70 हुए हैं और रीजनिंग में 80 हुए हैं। तो देखिए दोनों गोला एक दूसरे को, ये जो सर्कल है दोनों एक दूसरे को दोस्तों आप देखेंगे ये क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ठीक, तो यहां दोस्तों 55% 55% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक, तो जो केवल फिजिक्स में उत्तीर्ण हुए होंगे दोस्तों कितना होंगे, और केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए केवल रीजनिंग में जो उत्तीर्ण हुए होंगे वो कितने अभ्यर्थी हैं दोस्तों। तो अगर आप 70 में से 55 घटा देते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जो 15% होंगे दोस्तों, 15% वो केवल फिजिक्स में उत्तीर्ण हुए होंगे, केवल फिजिक्स में उत्तीर्ण हुए होंगे 15%। ठीक, और जो 80 में से अगर 55 घटा देते हैं दोस्तों तो हमारे आ जाएगा दोस्तों कितना, 25% दोस्तों। ठीक, तो ये जो 25% होंगे दोस्तों केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक, हमें ये नहीं पता है कि 25% और किसी सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुए कि नहीं हुए, पर ये केवल बस रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए हैं और ये केवल फिजिक्स में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक दोस्तों, और ये जो 55% है ये दोनों में उत्तीर्ण हो गए हैं। टोटल हमारा दोस्तों क्या था कि 100% हमारे टोटल छात्र थे, 100% हमारे टोटल छात्र थे मान लीजिए। तो देखेंगे आप 15 रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, 15 केवल फिजिक्स में उत्तीर्ण हुए हैं, 25 हमारे रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए हैं और 55 हमारे दोनों में उत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक दोस्तों, तो फेल कितने हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हुए हैं, इनको जोड़ दीजिए आप दोस्तों। ठीक, तो देखेंगे दोस्तों आप 25, 15, 40, 40, 55, 95%, 95% जो बच्चे हैं दोस्तों वो पास हुए हैं। ठीक, और जो 5% है वो फेल हो गए होंगे, क्योंकि 100 में से अगर 95 आप घटाते हैं दोस्तों तो आ जाता है 5%, यानी 5% बच्चे हमारे दोनों सब्जेक्टों में फेल हो गए होंगे। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही है दोस्तों, यही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों बेहद इजी क्वेश्चन है, कहीं कहीं अगर ये पेपर में इजी क्वेश्चन डाला हुआ है तो कहीं कहीं ऐसे टफ क्वेश्चन डाले हुए हैं जो आपको कैलकुलेटिव तरीके से करने होंगे और बाकी दिमाग खराब करने वाले हैं दोस्तों। तो आपको दिमाग खराब नहीं करना, लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो आपको ये हैबिट हो जाएगी, क्योंकि जब डीआई के जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इन्होंने कैसे क्वेश्चन डाले, पर आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है दोस्तों और कुछ नहीं। देखिए दोस्तों हमारा एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है दोस्तों हमारा, यहाँ 102 है दोस्तों हमारा, यहाँ जो है दोस्तों हमारा 102 है। ठीक, ये कुछ गलतियां हो गई दोस्तों, इधर हमारा 102 है। ठीक, 102। अब देखिए औसत निकालना है दोस्तों में, तो औसत निकालने का आप जानते होंगे दोस्तों क्या फार्मूला होता है, कुल संख्या बटे में कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। औसत क्या होता है दोस्तों, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। संख्याओं का योग कितना हो दोस्तों, चलिए जोड़ते हैं हम। आप जोड़ेंगे दोस्तों 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20, हासिल लगा 2। ठीक, फिर 2 4 2 6, 6 2 8, ठीक, 8 2 10, फिर हासिल लगा में 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। ठीक, हमारी टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 हमारी टोटल संख्या। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए तो क्या आएगा दोस्तों 140। ठीक, ये हमारा 140 में कट जाएगा। ठीक, तो हमारा जो एवरेज निकल के आया दोस्तों, यही हमारा एवरेज निकल के आया 140, यानी कि ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, जब भी दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को जब मिले दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा, जो हमारी वैल्यू अगर स्क्वायर रूट में है, रूट में करड़ी में है दोस्तों, तो आप अंदर की वैल्यू को किसी तरह स्क्वायर में बनाया करिए, किसी तरह आप इसे स्क्वायर में परिवर्तित कर देंगे जब, तो हमारा क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, किसी तरह आप इसे स्क्वायर में बनाने की कोशिश किया करिए। ठीक, तो चलिए आइए करते हैं हम 9 को दोस्तों कैसे लिख सकते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ जब दिमाग लगाएंगे दोस्तों, बहुत तेजी से दिमाग आपका अगर काम करता है अच्छे से, तो आप तुरंत भाप लेंगे इस क्वेश्चन को कि हाँ ये a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर का कुछ फॉर्म बन सकता है इधर। तो देखिए कैसे बनाते हैं, आप लिख सकते हैं दोस्तों 5 प्लस 4, 9 को 5 प्लस 4 लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर हमारा 4 रूट 5 हो गया। ठीक, आगे जब आगे पावर सॉल्व करते हैं इसे, तो हम इसे रूट 5 का होल स्क्वायर कह सकते हैं 5 को, हाँ बिल्कुल, और 4 को हम 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, और हम इधर 2 गुणे 2 गुणे रूट 5 लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों, अगर हम रूट 5 को a मान लें और हम 2 को b मान लें, तो हमारा एक फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो बनेगा हमारा दोस्तों, एक फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों क्या हमारा फार्मूला बनता है, रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, यही हमारा दोस्तों अंदर हमारी वैल्यू यही बनेगी। तो क्या होगा देखिए, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा दोस्तों, तो बचेगा क्या दोस्तों हमारा रूट 5 माइनस 2। ठीक, यही बचेगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा जो बी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसका एक और आंसर बन सकता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं उसका आंसर कैसे बन सकता है। आप देखेंगे कि रूट 5 माइनस 2 है, देखेंगे आप 4 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 4 किसका वर्ग है, आप कहेंगे 2 का वर्ग है, 2 का तो वर्ग है ही 4, साथ ही साथ वो माइनस 2 का भी वर्ग है। तो देखिए ये हमारी प्लस वाली वैल्यू, जिस तरह हमारी 2 जो है प्लस वाली वैल्यू है, तो देखिए ये रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर है दोस्तों, हम इसे रूट 5 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, और हम इसे रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर भी इसे बोल सकते हैं हम। ये जो हमारे अंदर की वैल्यू है, अगर हम दोस्तों इसको स्क्वायर कर दें तो हमारी वैल्यू यही आएगी, रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे ये भी वैल्यू करेंगे, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस पूरे माइनस होगा, 5 माइनस 2, तो यही हमारी वैल्यू आएगी दोस्तों। ठीक, ये हमारी, अगर इसे भी हम दोस्तों माइनस को लेकर स्क्वायर करें तो हमारी वैल्यू यही आएगी। तो कहीं कहीं आपको आंसर में देखने को मिलेगा दोस्तों, ये माइनस अगर अंदर गुणा हो जाए तो हमारा हो जाएगा 2 और ये माइनस रूट 5। तो एक आंसर हमारा ये भी है, रूट 5 माइनस 2 तो हमारा आंसर है ही, 2 माइनस रूट 5 ये भी हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक, पर ऑप्शन हमें रूट 5 माइनस 2 दिया हो तो हमने रूट 5 माइनस 2 भी मार दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, यहां पे शुरुआत होगी इसलिए जंग की। जंग मतलब मैं क्यों कह रहा हूं जंग, क्योंकि डीआई, इसमें इतने कैलकुलेशन होंगे दोस्तों जो कभी कभी जो आपका दिमाग शांति रूप में होता है एग्जाम करते हुए, डीआई क्वेश्चन जब आप देखेंगे जब जो काफी हार्ड होते हैं, आपका दिमाग काफी खराब कर देते हैं दोस्तों। बस आपको घबराना नहीं, आपको संयम बना के रखना है। ठीक दोस्तों, अगर आप संयम बना के रखते हैं तो आप ये डीआई के सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर एक डीआई से आप गड़बड़ हुआ तो सभी डीआई छोड़ेंगे, क्योंकि सब आप सोचेंगे कि अगर ये नहीं होता अगला क्या होगा। तो दोस्तों आपको करने की कोशिश करनी होगी, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो फिर अगले डीआई पे आप चले जाइए, वो इजी होगा इससे, मान लीजिए, तो उसको करके फिर इसे करिएगा जब लास्ट में समय बचे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा एडीआई क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की तालिका में उल्लेखित है। ठीक,
निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। ठीक दोस्तों, ये हमारे 5 जिला दिए हुए दोस्तों, जिला ए, जिला बी, जिला सी, जिला डी, जिला ई। इसमें जो छात्र हैं विभिन्न वर्षों में कुछ उपस्थित हुए, 2011 मान लीजिए 8,000 उपस्थित हुए, उत्तीर्ण उसमें से 850 हुए हैं, और चयनित कितने हुए हैं? 94 हुए हैं, यानी कि सेलेक्ट कितने हुए? 94 हुए। ये इसी तरह हमारे आंकड़े दिए हुए हैं सभी जिलों में। तो हमारा देखिए इसी आंकड़ों का अध्ययन करके हमें अपने क्वेश्चन को करने हैं दोस्तों। ठीक, ये हमारा उपस्थित दिखा रहा है, ये प्रत्येक जिला में दिखाएगा दोस्तों, और प्रत्येक साल का दिखाएगा, और ये उत्तीर्ण, इतने उत्तीर्ण हुए और इतने सेलेक्ट हुए हैं। ठीक दोस्तों, तो इसी प्रकार आपको प्रत्येक जिले में देखना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनसे जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, जो दिए हुए हैं, वो करते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन हमारा क्या बना है दोस्तों, करिए, पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन है, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। ठीक, आप देख रहे हैं दोस्तों, जिला ए में भी कुछ चयनित छात्र हैं अलग अलग वर्षों में, जिला बी में भी कुछ चयनित छात्र हैं, जिला सी में भी चयनित हैं, जिला डी में भी, ई में भी। इन चयनित छात्राओं का प्रत्येक जिले में प्रत्येक वर्ष में जो अलग अलग हो रहे हैं चयनित, जो विभिन्न वर्षों में अलग अलग चयनित हो रहे हैं, इन चयनित छात्राओं का आपको औसत निकालना है, चयनित छात्रों का आपको औसत निकालना है, और जो औसत हमारा मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए क्या बोला है, न्यूनतम हो, जो औसत हमारा न्यूनतम है वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक, वही हमारा आंसर होगा, मिनिमम। तो इन चयनित जो छात्राएं हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे अभ्यर्थी हैं दोस्तों, इनका आपको औसत निकालना होगा। इधर भी हमारे चयनित है, जो औसत हमारा न्यूनतम होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो दोस्तों करते हैं 1 बाय 1, निकालते हैं, आपको निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हम चले जाते हैं जिला ए में। जिला ए में जो चयनित हुए हैं दोस्तों, जो अलग अलग वर्षों में चयनित हुए, उनको जोड़ लेते हैं छात्रों को। देखिए 8 4 12, 12 2 14, ठीक, 9 4 13, 13 8 21, 21 9 30, 30 7 37, 37 1 38, 384/5 हम कर सकते हैं औसत निकालने के लिए, क्योंकि हमारे 5 वर्ष दिए हुए, तो 5 से हम डिवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी आप इसको आगे पूरा सॉल्व ना कीजिए दोस्तों, अभी आप देखते रहिए। फिर हम चलते हैं जिला बी की साइड। कहाँ चलते हैं दोस्तों? जिला बी की साइड। ठीक, जिला बी में देखिए अलग अलग वर्षों में चयनित छात्र हैं, इनकी हम क्या करते हैं, औसत निकालते हैं। तो देखिए 82 65 70 86 75 को जोड़ते हैं, 5 2 7 7 6 13, 13 5 18, ठीक, 8 6 14, 14 7 21, 21 8 29, 29 7 36, 36 1 37, 378/5। ठीक, आगे सॉल्व ना कीजिएगा, मैं और आपको आगे कराता हूं, बताता हूं दोस्तों, साथ बने रहिए हमारे। जिला सी में चलते हैं दोस्तों, चयनित छात्र इनको हम जोड़ते हैं, जिला सी में जो चयनित हैं, फिर इनका औसत निकालते हैं। 8 5 13, 13 8 आपके 21 होगा दोस्तों, कितने हो गए? 21, हाथ से लगा 2, ठीक, 8 7 15, 15 4 19, 19 7 26, 26 8 34, 34 2 36, 361/5। फिर आगे चलते हैं दोस्तों जिला ई साइड, जिला डी, सॉरी जिला डी की तरफ चलते हैं। जिला डी में इधर लिख रहा हूं दोस्तों, जगह न होने के कारण। जिला डी साइड जोड़ते हैं हम, देखिए 5 5 10, 10 4 14, हाजिर लगा 1, ठीक, 8 7 15, 15 6 21, 21 8 21 8 हो गया हमारा 29, और 29 6 हो गया दोस्तों 35, ठीक, 35 1 होगा, 35 1 हमारा हो गया 36, 364/5। ठीक दोस्तों, सही जोड़ा हमने, मिला लेते हैं। 5 5 10 4 14, बचा 1 दोस्तों, 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 6 35, 35 1 36। ठीक, आगे चलते हैं जिला ई साइड दोस्तों, जिला ई की तरफ चलते हैं। इधर कितने चयनित छात्राओं का औसत है दोस्तों, छात्रों का, सॉरी, या अभ्यर्थी बोल लीजिए आप। 5 5 10, 5 15, 5 20, ठीक, 20, हासिल लगा दोस्तों 2, 7 7 14, 14 5 19, 19 6 25, और 25 7 आपके दोस्तों क्या हो गया, 25 7 32, तो 32 2 34, 340,
340 बटे 5। देखिए दोस्तों, जो हमारे टोटल आ रहे हैं जोड़ने में 384, 378, अगर आप भाग देते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े समय आपके ज्यादा लगेंगे। मैं नहीं कहूँगा कि पूरे बहुत ज्यादा समय लग जाए, पर थोड़े समय लगेंगे, क्योंकि हमें 5 से भाग देना। यही कोई बड़ी संख्या होती, मान लीजिए 13 होती या फिर आपके 23 होती, तो थोड़ा दिक्कत होता भाग देने में। पर देखिए दोस्तों 5 है तो हमें आसानी होगी। पर आप ये देखिए, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या जोड़ने पे आई है दोस्तों, जिसे 384 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका औसत सबसे ज्यादा होगा, भाग देंगे तो 5 से अगर भाग देंगे तो जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यू आएगी। और जो सबसे छोटी होगी, जैसे हमारा सबसे छोटी है दोस्तों 340, ठीक, ये हमारी सबसे छोटी है, इसमें 5 से भाग देंगे तो छोटी वैल्यू आएगी सबसे, ठीक। तो दोस्तों जो जिला ई होगा, उसमें जो सिलेक्टेड छात्र होंगे उनका औसत सबसे न्यूनतम होगा। जिला ई में दोस्तों जो सिलेक्टेड छात्र होंगे उनका सबसे औसत न्यूनतम, औसत सबसे न्यूनतम होगा, ठीक, निम्न होगा। तो हमारा जिला ई बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए साथियों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है, ठीक, किस वर्ष में सबसे कम है। आप देखेंगे दोस्तों, हमें प्रतिशत का तुलना करना है इसमें, पर प्रतिशत हमें निकालने कैसे हैं। देखिए, हमें जिला डी में सबसे पहले चले जाना है दोस्तों, हमें जिला डी में सबसे पहले जाना है और देखना है जो हमारे उत्तीर्ण कैंडिडेट हैं दोस्तों, जो हमारे उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, वो जो उपस्थित हुए हैं टोटल, उसके कितने प्रतिशत हैं अलग अलग वर्षों में। जो हमारे अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं वो कितने प्रतिशत हैं जो उपस्थित हुए हैं, ठीक। अगर वो प्रतिशत हम निकाल लेते हैं, जो हमारा सबसे कम प्रतिशत होगा और जिस साल में वो कम प्रतिशत होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। क्या हो जाएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, आप समझिए, जैसे कि 2011 वर्ष में उत्तीर्ण अभ्यर्थी 680 है, कितने में से 8200, तो ये जो 680 है 8200 का कितना प्रतिशत है। इसी प्रकार हमें 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में प्रतिशत निकालना, जो सबसे कम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आइए निकालते हैं बारी बारी से। तो हम चलते हैं वर्ष 2011 में। सबसे पहले वर्ष 2011 में हम जिला डी में है दोस्तों, ठीक, 2011 में चलते हैं। तो आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में आप किस किस जिले से देख रहे हैं ये वीडियो हमारी, तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारी वीडियो वर्ल्ड वाइड या नेशन वाइड कितनी घूम रही है, कितनी चल रही है दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों देखते हैं हमारे 2011 में 680, जिला डी में 680 हमारे उत्तीर्ण हो रहे हैं। उपस्थित कितने हो रहे हैं? 8200। प्रतिशत के लिए हम गुणे 100 कर देते हैं, ठीक। अब देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक। हम इसे और छोटा करते हैं तो हमारा 41, और इसे 2 बार में हम ले जाते हैं दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 340। अब 340 में 41 का भाग देंगे जब दोस्तों, तो आपका आंसर निकल के आएगा 8.29। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों तो पूरी वीडियो लंबी चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हमें बार बार मैथ्स यही भाग देने होंगे, गुणा करने होंगे, तो काफी टाइम चलेगा, वीडियो करीब 2 घंटे की बन जाए दोस्तों। तो जब लंबी वीडियो बनेगी तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा देखने में दोस्तों। तो चलिए, हमारा एक 8.29% 2011 का आ गया। हमारे 8.29% जो है स्टूडेंट वो उत्तीर्ण हुए हैं, जो उपस्थित हुए हैं उसके 8.29% बच्चे हमारे उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक, 2011 में। ये जिला डी में है, ठीक। अब चलते हैं हम 2012 की साइड। 2012 में चलते हैं, देखते हैं 600 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, कितने में से? 6800 में से, ठीक, कितने में से? 6800 में से। ये गुणे 100 करते हैं दोस्तों, ठीक, प्रतिशत निकालने के लिए। इसकी वैल्यू निकल के आती है दोस्तों 8.82। कितनी आएगी दोस्तों? 8.82%, ठीक। अब हम जिला करें, वर्ष 2013 में चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2013 में चलते हैं। 525 छात्र हैं दोस्तों हमारे उत्तीर्ण में, कितने में से? 6500 में से। कितने में से दोस्तों? 6500 में से, ठीक। ये हम गुणे 100 करते हैं, हमारी आंसर क्या आएगा दोस्तों? हमारा आंसर निकल के आएगा 8.07। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8.07 है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मुझे सॉल्व करने नहीं आएगा, कि आपको नहीं आएगा, सभी को सॉल्व कर लेंगे। बस मैं समय बचाने के लिए दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, ठीक, 8.07%। अब चलते हैं 2014 वर्ष में। इसमें हम देखते हैं 720 छात्र हमारे उत्तीर्ण हुए, कितने में से? 7800 में से, क्योंकि 7800 उपस्थित हुए हैं, ठीक।
ये गुणे 100 करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, क्या आंसर निकल के आएगा दोस्तों हमारा 9.23%। क्या आएगा दोस्तों 9.23%। ठीक, अब हम चलते हैं 2015 वर्ष में। देखेंगे दोस्तों 485 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 485। कितने में से? उपस्थिति देखिए 5700, हम गुणे 100 करते हैं, हमारा आंसर क्या है दोस्तों 8.50। ठीक, 8.50%। क्या कह रहा है दोस्तों लोवेस्ट, किस वर्ष जो है लोवेस्ट है? तो देखेंगे दोस्तों 8.29, 8.82, 8.07, 9.23 और 8.50 में सबसे लोएस्ट हमारा 8.07 है दोस्तों, यानी वर्ष 2013 में। तो हमारा आंसर वर्ष 2013 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ठीक, हाँ, हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। देखिएगा समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? देखिए दोस्तों जिला ई में, ठीक, क्या करेंगे जिला ई में जितने सिलेक्टेड स्टूडेंट है हमारे, जो भी अभ्यर्थी हैं अलग अलग वर्षों में, उन सारे सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की संख्या हम जोड़ लेंगे। फिर हम ये जो संख्या जो जब जोड़ लेंगे तो देखेंगे ये कितना प्रतिशत आ रहा है, किसका? जिला ए में जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं टोटल उनके, ठीक, कितना प्रतिशत आ रहा है। तो दोस्तों हम देखते हैं, पहले हम जिला ई में सिलेक्टेड अलग अलग वर्षों में जो सिलेक्टेड हमारे अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या हम जोड़ते हैं दोस्तों। ठीक, जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट ई में लिख देता हूं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट ई। ठीक, इसमें हम चले गए, इसमें हम चयनित अभ्यर्थियों की टोटल संख्या देखते हैं कितना है, 75, 150, 150, 155 कितना होगा दोस्तों 205, 205 60, 265 और 265 में 75 आप जब जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 340। कितना हो जाएगा दोस्तों 340। फिर से जोड़ लेते हैं 15, 5, 20, ठीक, 7, 7, 14, 14, 5, 14, 5 कितना होता है 19, 19, 6, 25, 25, 7 हमारा हो गया 25, 7 दोस्तों 32, 32, 2, 34, 340। ठीक, डिस्ट्रिक्ट ई में टोटल 340 स्टूडेंट जो है अभ्यर्थी चयनित हैं। ये 340 कितना प्रतिशत है, किसका? ए में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ए में जो अलग अलग वर्षों में चयनित टोटल छात्र हैं। ठीक, तो देखते हैं डिस्ट्रिक्ट ए में कितने टोटल अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं। 8, 4, 12, 12, 2, 14, हासिल लगा 1। ठीक, 9, 4, 13, 13, 8, 21, 21, 9, 30, 30, 7, 37, 37, 1, 38, 37, 1, 38, 384। ये 340, 384 का कितना प्रतिशत है, हमें यही निकालना, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 340 जो है 384 का कितना प्रतिशत है। ठीक, गुणे 100 करते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम दोस्तों इसे हम इस वैल्यू को हम 4 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। कितना से? 4 से। ठीक, 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 4 8 32, 2 4 5 20, 85 ऊपर आ गया और ये नीचे आ जाएगा 4 9 36, 2 4 6 24, यानी फिर इसे देखिए 4 से ये 25 बार में चला गया और ये हमारा चला गया 24 बार में। कितना? तो ऊपर हमारा आएगा 25 गुणे 85, 25 गुणे 85 गुणा करते हैं, 25 25 125। ठीक, हासिल लगा 12, 25 8 200 और 212, ये 212 में हम 24 का भाग देते हैं दोस्तों। 24,200 सॉरी 2125 में जब आप 24 का भाग देंगे दोस्तों तो हमारा देखिए भाग देते हैं, ये 24 8 कितना होता है दोस्तों 24 8 होता है दोस्तों हमारा 192। ठीक, 192 बचा 20, फिर 205, फिर हमारा 8 बार में ही जाएगा तो लगभग 88 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन हमारा ए जो है इनमें से कोई नहीं है आंसर। 68.79, 72.31, 88.54, यानी देखिए हमारा 88 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो देखिए हमारा 8 जो दोस्तों मैच हो रहा है ऑप्शन 4 से। ठीक, देखिए हम सिंगल डिजिट डबल डिजिट का यूज करेंगे। देखिए यहाँ सिंगल डिजिट डबल डिजिट जो है ये हमारे ऑप्शन 4 से मैच हो रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन डी, यही 88.54 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम।
ठीक। वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? ठीक, चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो दोस्तों हम देखेंगे क्या क्या ये जो चयनित, जैसे वर्ष 2011 में केवल हमें देखना है, ठीक, और वो भी प्रत्येक जिले में हमें देखना है। तो जो 2011 में जो चयनित हो रहे हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, वो जो टोटल उपस्थिति अभ्यर्थियों की, उसका वो कितना प्रतिशत है, और जो प्रतिशत हमारा सबसे ज्यादा हो गया वही जिला हमारा, जिस जिले में हमारा प्रतिशत सबसे ज्यादा हो गया वही हमारा जिला आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखिए, मान लीजिए जिला ए है, 2011 ये हमारा वर्ष है। इसमें देखिए हमारे 94 छात्र क्या हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। ये 94 जो है 8000, ये 8000 क्या है, उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या है। तो ये 8000, ये 94 जो है 8000 का कितना प्रतिशत है। इसी प्रकार आप चले जाएंगे जिला बी में, ये जो 82 है 7800 कितना प्रतिशत है। इसी प्रकार सी में देखेंगे, डी में देखेंगे, जो हमारा प्रतिशत सबसे ज्यादा आएगा वही जिला हमारा आंसर आ जाएगा। जिस जिले में हमारा प्रतिशत सबसे ज्यादा आता है हमारा आंसर वही हो जाएगा। ठीक, तो करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, वर्ष 2011 की हम बात कर रहे हैं। ठीक, हम चलते हैं जिला ए में पहले दोस्तों, जिला ए में। ठीक, देखिए 94 छात्र हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं। कितने में से, 8000 में से। कितने में से दोस्तों, 8000 में से। ये गुणे 100 प्रतिशत निकालने, हमने गुणे 100 कर दिया। जब देखेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, जिसको जब आप सॉल्व करेंगे, 2 0 2 0 गया, आगे आप और इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, 1.175 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, 1.175 प्रतिशत। ठीक दोस्तों, 1.175 जिला ए में। अब हम जिला बी में चलते हैं दोस्तों, अब हम जिला बी में चलते हैं। जिला बी में वो भी वर्ष 2011 में चलते हैं। इसमें हमारे चयनित अभ्यर्थी कितने थे दोस्तों, 82। कितने में से, 7800 में से। कितने में से दोस्तों, 7800 में से। तो ये जो 82 7800 कितना प्रतिशत है, तो हम गुणे 100 कर देते हैं। 2 0 से 2 0 चला गया दोस्तों। इसका आंसर निकल के आया दोस्तों 1.05। क्या है दोस्तों, 1.05। ठीक, 1.05 प्रतिशत। फिर वही दोस्तों मैं कह रहा हूँ वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक, आप सॉल्व करके देख चाहें तो देख सकते हैं। फिर हम जिला सी में चलते हैं दोस्तों। जिला सी में देखिए, वर्ष 2011 में देखना 78 चयनित हो रहे हैं, 7500 उपस्थिति है। तो 78 जो है दोस्तों 7500 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणे 100 करते हैं। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, क्या आ जाएगी, 1.04। क्या जाएगा दोस्तों, 1.04। ठीक, अब हम जिला डी की तरफ चलते हैं। जिला डी, ठीक, देखेंगे वर्ष 2011 में चयनित अभ्यर्थी कितने थे, 85। कितने में से, 8200 में से। कितने में से, 8200 में से। तो 85 जो है दोस्तों वो 8200 का कितना प्रतिशत है। ठीक, 8200 का कितना प्रतिशत है, हमारा आंसर निकल के आएगा 1.03। ठीक, इसी प्रकार साथियों हम चलते हैं जिला ई की तरफ। जिला ई, ठीक, ये हम देखते हैं दोस्तों 60, ये जो हमारे 75 अभ्यर्थी चयनित हैं। ठीक, कितने में से दोस्तों, 75 अभ्यर्थी चयनित हैं। कितने में से, 6400 में से। तो 75 6400 का कितना प्रतिशत हो गया, ये दोस्तों हो गया 1.171 प्रतिशत। ठीक, अब देखेंगे दोस्तों किस वर्ष प्रतिशत, किस जिले में प्रतिशत सबसे अधिक था। देखते हैं 1.175, 1.05, 1.04, 1.03 और आता है 1.171। ठीक, तो हम देखेंगे जिला ए दोस्तों जो है ये सबसे ज्यादा प्रतिशत ला रहा है, जिला ए। ठीक, इसके जिला ए में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो टोटल उपस्थिति है दोस्तों उसका 1.175 प्रतिशत है, जो सबसे सभी जिलों से कंपेयर करने में सबसे ज्यादा प्रतिशत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिला ए, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों
का जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है। ठीक, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है। ठीक, देखिए दोस्तों, जिला सी हमारा है जो दिया हुआ है, क्या कह रहा है, जिला सी जो चयनित स्टूडेंट हैं, जैसे जिला सी में जो चयनित स्टूडेंट हैं, जैसे 78 विभिन्न वर्षों में देखेंगे 78, 85, 48, 70, 80 आ रहे हैं। ये जो है उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कितना प्रतिशत है, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कितना प्रतिशत है, ये लिखा हुआ देखिए, उत्तीर्ण उम्मीदवारों का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये जो हमारा वर्ष 2011 में जब देखेंगे चयनित कितने हो रहे हैं दोस्तों, जिला सी में 78 चयनित हो रहे हैं, कितने में से, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से, यानी कि 720, तो 78 720 का कितना प्रतिशत है। तो आप देखेंगे जो जिस वर्ष में सबसे अधिक होगा दोस्तों वही हमारा आंसर, जो प्रतिशत हम निकालेंगे, जो प्रतिशत निकालेंगे हम, वो प्रतिशत जिस वर्ष में सबसे अधिक होगा वही वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, तो वर्ष 2011 में चलते हैं, ये हम जिला सी की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिला सी की बात कर रहे हैं वर्ष 2011 में। ठीक, देखेंगे 2011 में 78 अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं, कितने में से, 720 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से। तो 78 720 का कितना प्रतिशत है, हम गुणे 100 करते हैं। ठीक, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों, 10.8। अब चाहे तो कर लीजिए दोस्तों, 10.8 ही प्रतिशत आएगा। ठीक, इसी प्रकार हम 2012 में चलते हैं। अब ये जो है दोस्तों हमारा 85 चयनित अभ्यर्थी हैं, कितने में से, 620 उत्तीर्ण अभ्यर्थी। तो ये 85 जो चयनित हैं वो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कितना प्रतिशत है, गुणे 100 करते हैं हम फिर से। तो आप जब करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 4.03। क्या आएगा दोस्तों, 4.03%। ठीक, अब 2013 में चलते हैं दोस्तों, जगह नाम का मैं इधर लिख रहा हूं दोस्तों, 2013 में चलते हैं हम। अब 2013 में देखेंगे हमारे 48 चयनित अभ्यर्थी हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सी में 48 अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं, कितने में से दोस्तों, 400 में से। ये गुणे हम 100 करते हैं तो देखेंगे हमारा आंसर आएगा 12% दोस्तों। ठीक, 2014 में चलते हैं दोस्तों, ये जो 70 है, ये 70 चयनित अभ्यर्थी हैं, ये 650 जो हमारे उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, कितना प्रतिशत है, ये 70 हमारा 650 का कितना प्रतिशत है, गुणे 100 करते हैं दोस्तों, हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्तों 10.7%। ठीक, 2015 में चलते हैं दोस्तों, देखेंगे दोस्तों ये हमारा 2015 में जिला सी में 80 अभ्यर्थी हमारे चयनित हुए, कितने में से, 950 अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, ये 80 950 से कितना प्रतिशत है, गुणे 100 करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आएगा 8.4%। तो ये जो प्रतिशत जो निकल के आ रहे हैं दोस्तों, ये किस वर्ष में सबसे अधिक है। तो आप देखेंगे दोस्तों ये प्रतिशत जो निकल के आ रहा है, देखेंगे 2013 में जो हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के 12% है। तो हमारा ये वर्ष 2013 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2013। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम। ठीक, देखिए दोस्तों हमारा ये नेक्स्ट डीआई आ गया, ये नेक्स्ट आ गया हमारा डीआई। अब अध्ययन करिएगा ठीक से, प्रश्न 11 से 15 तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। देखिए जैसे कोई कंपनियां PQRST की कंपनियां अलग अलग, ये अलग अलग महीनों में अपने अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक, जैसे कि P बनाती है जनवरी में 130, फरवरी में 155, इसी प्रकार Q, ऐसे ही इस ग्राफ का अध्ययन हमें करना है, इस DI का अध्ययन करना है। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पहला हमारा क्या आ गया, देखिए आया, कंपनी S द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी S द्वारा, ये हमारी कंपनी S होगी दोस्तों, S द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक, जनवरी देखिए जनवरी में S कितना बेच रहा है 85 और अप्रैल में कितना चला रहा है 140, तो लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए कंपनी S जो है जनवरी में 85 बेच रहा है और अप्रैल में 140 बेच रहा है, तो 85 से 140 जाने में उसे कितने प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ी, 85 से 140 कितना इंक्रीज हुआ दोस्तों। तो आप देखेंगे 15 और 40 उधर, यानी कि 55, यानी कि जो अगर आप देखते हैं दोस्तों 140 में से अगर आप 85 घटाते हैं दोस्तों तो हमारा आएगा क्या
55%। ठीक, कितना आएगा दोस्तों? 55% में कह रहा हूं, 55 प्रोडक्ट की वृद्धि आएगी। 85 से 140 जाने में 55% की वृद्धि आ रही है। 55 फिर मैं प्रतिशत बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा दोस्तों, 55 प्रोडक्ट की वृद्धि हो रही है, 55 प्रोडक्ट की। ठीक, तो ये जो 55 है ये 85 का कितना प्रतिशत है, यही हमारा आंसर है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये 55 को हम लिखेंगे, क्योंकि 85 से वृद्धि हो रही है, 85 से हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो जो तुलना करेंगे उसको नीचे लिखते हैं। ठीक, तो ये 55 85 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालेंगे हम गुणे 100 कर देते हैं दोस्तों। ठीक, जिससे तुलना करते हैं दोस्तों वो नीचे होता है और जिसकी तुलना करते हैं वो ऊपर रहता है। ठीक, तो 55 85 कितना प्रतिशत है, सॉल्व करते हैं इसे हम दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं। देखिए दोस्तों, इसे हम डिवाइड करते हैं 11 और हमारे इधर हो गया 17। ठीक, 17 5 85, 11 5 55 और इसे फिर हम देखते हैं 1100 बटे 17 आ गया दोस्तों। ठीक, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 1100 में 17 का भाग देते हैं। तो जब हम भाग देंगे दोस्तों तो क्या आएगा, चलिए भाग देते हैं। 17 छक्का 102 कितना होता है दोस्तों, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। देखिए हम सिंगल डिजिट का यूज करते हैं, हमारा 6 आएगा आंसर। आंसर में हमारा जो पहला डिजिट होगा वो 6 होगा। तो देखते हैं हमारा कहीं 6 दिया, देखिए ऑप्शन बी में भी दिया होगा, ऑप्शन सी में भी दिया होगा। ठीक, अब इन दोनों में से देने के लिए हम एक और आगे डबल डिजिट का यूज कर लेते हैं। आगे हम एक डिजिट और आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम कंपेयर कर लेंगे। तो 17 छक्का 102 बचा 8 और ये 0, तो होगा क्या दोस्तों, 17 34 17 51 17 चौक 68। तो देखिए 64, हमारे किसी ऑप्शन में 64 नहीं है सिवाय सी के। ठीक, तो सी में हमारे जो ऑप्शन है दोस्तों वो 64 आंसर आ रहा है, 64 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, पूरा भाग देंगे, टाइम लगेगा, टाइम को बचाना होगा, टाइम बहुत प्रीसियस चीज है दोस्तों। तो देखेंगे 64.71, हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, भाग देंगे 64.71 आएगा, 62 तो आएगा नहीं, 76 तो आएगा नहीं, 72 तो आएगा नहीं, आएगा तो 64 ही आएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे अपने। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों अगला, कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। जो भी उत्पाद है माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए दोस्तों, कह रहा है, क्या कह रहा है, मार्च अप्रैल और मई में किसके द्वारा, टी द्वारा बेचे गए टोटल प्रोडक्ट जो बेचे गए दोस्तों मार्च अप्रैल और मई में, जो हमारे टोटल प्रोडक्ट बेचे गए दोस्तों मार्च अप्रैल और मई में, उसमें से जो 32% है वो माइल्ड स्टील से बने हुए हैं दोस्तों। तो ठीक, तो 32% हमें निकाल लेना है कि वो जो भी हमारी संख्या है कि जोड़ने पे, जो भी टी प्रोडक्ट कर रहा है, जो भी टी उत्पाद कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे मार्च अप्रैल मई में, इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर उसका 32% हम निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो करते हैं दोस्तों, देखेंगे टी जो है, टी मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल और मई, मार्च में देखते हैं 120, अप्रैल में 165 और एक फिर एक नीचे 165। ठीक, तो देखें दोस्तों, जोड़ते हैं 120 165 और 165 को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 5 10, 6 2 8, 8 6 14, 14 1 15, हंस लगा 1, 3 1 4, 450, यानी टोटल प्रोडक्ट टी जो है मार्च अप्रैल में 450 का है और इसका 32% दोस्तों, 450 32% माइल्ड स्टील से बना है। तो यानी कि वो 32% है कितना, तो हम निकालते हैं दोस्तों 450 का 32% निकालेंगे, 32% बटे 100 करते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम छोटा करते हैं, 1 0 से 1 0 हमारा चला गया और इसे हम छोटा करते हैं तो दोस्तों हमारा जाएगा 32, ये हमारा चला जाएगा 16 और ये हमारा इधर हो गया 5। ठीक, 5 हो गया, इधर हमारा हो गया 5 9 45। ठीक, कितना दोस्तों, 5 9 45, यानी 16 9 144, यानी 450 का जो दोस्तों 32% होगा, 450 का जो 32% होगा दोस्तों वो आएगा 144, यानी 144 जो प्रोडक्ट होंगे वो माइल्ड स्टील से बने होंगे।
तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा, फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है। देखिए बेहद इजी क्वेश्चन, अभी हमने पिछले डीआई में देखा दोस्तों, गजब के क्वेश्चन थे, वो काफी दिमाग घुमाने वाले, दिमाग खराब करने वाले भी थे। देखिए यही अगली डीआई जो है दोस्तों इजी आ जा रही है। तो आप देखेंगे जो पिछली डीआई है, अगर आपको लगता है कि टफ पड़ रही है एक दो क्वेश्चन के करने पे, तो आप तुरंत अगली डीआई पे चले आइए, आप समय ना बर्बाद करिए। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं फरवरी में कंपनी पी, एस, टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी थी। देखिए पी, एस, टी, फरवरी देख लेते हैं, 155, 110 और 90, इनको जोड़ के हम 3 से भाग देते हैं। औसत तो यही निकालते हैं दोस्तों, कुल संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। तो 155, 110 और प्लस हमारा 90, पीएसटी यही जो है प्रोडक्ट बेच रहे हैं फरवरी महीने में, 155, 110, 190 क्रमशः। ठीक, इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं औसत निकालने के लिए दोस्तों, हमें एवरेज निकालना है, एवरेज। ठीक, जोड़ते हैं दोस्तों 5, ठीक, 5 1 6, 6 9 15, हद लगा 1 1 2 1 3, 355/3। ठीक, करते हैं दोस्तों 155 और 110, ठीक, 5, ठीक, इधर 5 आ गया, 5 1 6 9 6 15, फिर 1 1 2 2 1 3, ठीक, 355 में 3 का भाग देते हैं दोस्तों, देते हैं दोस्तों 3 एकम 3, फिर 5 हमने उतारा, 3 एकम 3, फिर 2, 3 अठे 24। ठीक, 118 दोस्तों हमारा कुछ आंसर आएगा, 118.33 आएगा, यानी कि हमें लगभग मिले जाना ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में हमारा 118.3 ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, 118.3। क्योंकि देखिए दोस्तों अब 118.3 के करीब यही है, 118, बाकी सब तो थोड़े दूर दूर है, 120 है, 112, 116, तो हमारा 118 करीब आंसर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, 118 जो है वो उत्पादन हो रहा है दोस्तों। ठीक, हमने भाग सही दिया है, हाँ सही दिया, 3 एकम 3, फिर इधर 3 एकम 3, फिर 2, 3 अठे 24, 1, हाँ ठीक, ठीक है दोस्तों। ठीक, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, पी और आर द्वारा, ये हमारा पी है, इधर हमारा आर है। ठीक, पी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या किस महीने में दोस्तों, मार्च में, मार्च में कंपनी पी द्वारा। ठीक, मार्च में देखिए हमने 180 उठाया और 115 उठाया। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे हम। ठीक, फिर हमारा क्या होगा, अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा, अप्रैल में देखिए उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना था। तो ये 180 प्लस 115 बटे 160 प्लस 240 करना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमें अनुपात निकालना है। तो देखिए दोस्तों करते हैं, ये मार्च में हमारे जो बेचे गए हैं 180 और 115 पी और आर द्वारा क्रमशः बेचे गए हैं ये प्रोडक्ट। ठीक, और अप्रैल में ही पी और आर द्वारा क्रमशः कितने बेचे जा रहे हैं, 160 और 240। ठीक, इनको जोड़ते हैं दोस्तों, आप जब जोड़ेंगे तो 5 8 1 9 और 2 295, और इधर हमारा नीचे आ जाएगा दोस्तों 24 16 कितना जाएगा दोस्तों, हमारा 40 हो जाएगा, यानी 400। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 5 25, 4 5 9 45, और इधर हमारा 5 8 40, यानी 59/80। जो हमारा अनुपात होगा दोस्तों वो आएगा 59/80। ठीक, हमारा यही रेशियो आएगा। हमारा ऑप्शन ए देखिए मैच हो रहा है बिल्कुल, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में
कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। ठीक, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की संख्या। कंपनी क्यू देखिए जनवरी और मई, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और हमारी तरह की मई, कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा, देखिए आर द्वारा भी समान महीने में ही जनवरी में 155 और 130। ठीक, कुल संख्या का बीच का अंतर, देखिए बस इन दोनों को जोड़ना है और अंतर हमें निकालना है। जो भी बड़ा होगा अंतर हम निकाल देंगे, बड़े में से छोटे घटा देंगे। जोड़ते हैं दोस्तों, जो क्यू कंपनी है वो जनवरी में 80 प्रोड्यूस कर रही है, 120 प्रोड्यूस कर रही है, इनको जोड़ते हैं। 120 और 80 कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 200, कितना हो जाएगा 200। और आर कंपनी जो है जनवरी में कितना प्रोड्यूस कर रही है 155 और मई में 130, जोड़ते हैं दोस्तों 155 और 130 क्या जाएगा दोस्तों 5 3 8 और 1 2 285। अंतर कितने का है दोस्तों, बड़े से छोटा घटा दीजिए, 85 का अंतर आ जाएगा। कितने का आ जाएगा अंतर 285 में से अगर हम 200 घटा दें तो हमारा अंतर कितने का आ जाएगा दोस्तों 85 का, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा हो गया दोस्तों आंसर 85। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट डीआई आ गया। ठीक, इस डीआई को हम समझते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, द पाई चार्ट गिवन हियर, हिंदी में पढ़ते हैं पहले। यहां दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। ये जो हमारा पाई चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, ये हमारा पाई चार्ट कह रहा है, बता रहा है हमें कि ये जो है किसी यूनिवर्सिटी के खर्चे हैं। ठीक, उसके छात्रावास में मान लीजिए 46 खर्चा हो रहा है, कार्यक्रम में 35 खर्चा आ रहा है, यूनिट मान लीजिए 35 यूनिट मान लीजिए ही, क्योंकि रुपए दिए नहीं तो यूनिट ही मान लीजिए। शिक्षा में 80 यूनिट खर्चे हो रहे, अनुसंधान में 65, खेल में 52, टोटल खर्चे हैं किसी यूनिवर्सिटी के अलग अलग विभागों के। ठीक, खर्चे देखते हैं इनसे क्वेश्चंस क्या है हमारे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा पहला है दोस्तों, देखते हैं। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत, पहले हम कुल खर्च जोड़ लेते हैं दोस्तों। जब आप कुल खर्च जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं दोस्तों। छात्रावास जो है कुल खर्च का कितना प्रतिशत होगा, छात्रावास पे जो किया गया खर्च होगा वो कुल खर्च का कितना प्रतिशत, हमें यही निकालना है। पहले हम देखिए हमें छात्रावास का खर्च पता है 46, अब हम जोड़ते हैं कुल खर्च। तो दोस्तों कुल खर्च जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे 46 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 65 प्लस 52 प्लस 32 प्लस 35। ठीक, जोड़ते हैं दोस्तों 6 5 11 11 2 13 13 2 15 15 5 20, हाथ लगा 2 5 4 9 9 8 17 17 6 23 23 5 28 28 3 31 31 3 31 3 कितना हो गया दोस्तों 34 34 और 34 2 36 360। ठीक, देखते हैं हमने गलती तो नहीं की। 6 5 11 11 11 5 16, सॉरी 6 6 5 11 11 2 13 13 5 18 18 2 20। ठीक, हाँ 360 आया दोस्तों। ठीक, टोटल खर्चे कितने आ गए 360 यूनिट मान लीजिए आ गया, 360 यूनिट मान लीजिए आ गया, 360 इकाई आप बोल लीजिए। इस 360 यूनिट में से दोस्तों 46 यूनिट जो है छात्रावास पे खर्च हो रहे हैं। कितने पे, छात्रावास पे कितना खर्च हो रहा है दोस्तों 46 यूनिट। तो ये जो 46 यूनिट है 360 का कितना प्रतिशत है निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 46 जो है 360 का कितना प्रतिशत है, 360 का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो जो का 360 का बोल रहे हैं तो 360 नीचे चला जाएगा और 46 हमारा ऊपर हो जाएगा। अब गुणे 100 कर देते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं दोस्तों इसे हम। तो देखिए 1 0 से 1 0 चला गया। ठीक, और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे हम 2 से करते हैं 23, इधर हो गया दोस्तों हमारा 18। ठीक, और सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, इधर हो गया 5 और इधर हो गया 9, यानी 5 3 15, ऊपर हमारा 23 गुणे 5 बचा, यानी 5 3 15 15 10 1 11 115/9। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा 9 1 9 2 9 2 18 और 7 7 12 दशमलव और 9 9 7 63 12.7, करीब 12.7 आएगा दोस्तों। देखिए हमारा ऑप्शन दोस्तों देखिए कहीं 12.7 नहीं है, सिवाय ऑप्शन 1 है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक,
12.7% कुछ आएगा दोस्तों। ठीक, हमारा यही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। कार्यक्रमों की तुलना पर ये कितना है दोस्तों। ठीक, कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है, लगभग कितना प्रतिशत निकालना है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंट ऑन रिसर्च देन इवेंट्स। ठीक, देखिए इवेंट में हमारे कितने खर्च हुए हैं, इवेंट में हम देखते हैं दोस्तों, इवेंट में हमारे 35 खर्च हुए हैं। कितने खर्च हुए, 35। और हम देखेंगे रिसर्च, अनुसंधान, रिसर्च में हमारे कितने खर्च हो रहे हैं दोस्तों, 65 खर्च हो रहे हैं। कितने खर्च हो रहे हैं, 65 खर्च हो रहे हैं। तो देखेंगे कितने ज्यादा खर्च हो रहे हैं हमारा, ये जो है दोस्तों, ये हमारा इवेंट्स का खर्च है, ये हमारा रिसर्च का खर्च है। ठीक, रिसर्च का खर्च है दोस्तों, रिसर्च का खर्च है। कितना ज्यादा खर्च हो रहा है रिसर्च पे दोस्तों, इवेंट से, देखेंगे +30 का खर्च हो रहा है। तो यही जो 30 है, 35 का कितना प्रतिशत है निकालना, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 35 का 30%, 35 का बोला तो 35 हमारा नीचे हो जाएगा, 35 का 30% यानी 30 हमारा ऊपर हो जाएगा। ठीक, 30 जो है दोस्तों 35 का कितना प्रतिशत है। ठीक, 30 जो है 35 का कितना प्रतिशत है, तो 35 का 30 कितना प्रतिशत है, तो 35 जो मैंने अगर बोला 35 का 30 कितना प्रतिशत है, तो अगर मैंने बोला 35 का, तो हमारा 35 नीचे हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा, 30 कितना प्रतिशत है, तो हमारा 30 ऊपर हो जाएगा। ठीक, इसको हम गुणे 100 करते हैं दोस्तों। अब सॉल्व करते हैं इसे, 5 सत्ते 35 और इधर हो गया हमारा 20। ठीक दोस्तों, 20 आगे और इसे करते हैं 600/7, कितना होगा दोस्तों, 600/7। इसे हम सॉल्व करने का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, 7 8 56, 7 8 कितना गया 56, बचा 4, तो 7 5 35, 7 5 35। ठीक, बचा हमारा 5, फिर 7 6 42, 7 7 49, 85.7 कुछ आएगा दोस्तों, 85.7 कुछ प्रतिशत हमारा आंसर आएगा। तो देखिए लगभग में कितना चला जाता है, 85.7 दोस्तों 86 चला जाता है। कितना चला जाता है, 86। तो ऑप्शन सी हमारा 86% सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, हमने क्या बोला, अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग में पूछा आंसर, तो 85.7 हमारा कुछ आएगा, 85.7% हमारा आएगा, तो ये लगभग कितने के बराबर हो जाता है, 86 के बराबर हो जाता है। तो हमारा 86% आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 हो, 1,80,00,000 हो, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि का छात्रावास पर खर्च राशि से कितनी अधिक है। ठीक, क्या कह रहे हैं दोस्तों, अगर टोटल खर्चा जो हमारा 1,80,00,000, अगर इसे हमने अभी जोड़ा था पिछले क्वेश्चन में दोस्तों, तो 360 यूनिट करीब आ रहा था, 360 यूनिट खर्चे हो रहे हैं। ठीक, इस पे हम देखते हैं आधारभूत संरचना पर कितना खर्च हो रहा है दोस्तों, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोस्तों हमारा खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोस्तों खर्च हो रहा है कितना हमारा, 50 यूनिट खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है दोस्तों, 50 यूनिट। और जो हमारा छात्रावास पर कितनी राशि खर्च हो रही है दोस्तों, छात्रावास पे हमारा हो रहा है दोस्तों 46 का खर्चा। कितने का हो रहा है दोस्तों, हॉस्टल पे हमारा जो है 46 का खर्चा हो रहा है। ठीक, कितने यूनिट ज्यादा खर्चा हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोस्तों, आप देखेंगे +4 यूनिट, +4 यूनिट जो है दोस्तों हमारा ज्यादा खर्चा हो रहा है। कितना खर्चा हो रहा है, +4 यूनिट। पर आप देख रहे हैं हमने टोटल अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 360 यूनिट आएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में भी जोड़ा था, तो 360 यूनिट जो है दोस्तों टोटल खर्चे आ रहे हैं। तो 360 यूनिट जो है, 360 यूनिट में से 50 हमारा यूनिट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है और 46 जो है हॉस्टल पर खर्च हो रहा है, यानी 4 जो है, ये जो +4 आ रहा है ये हॉस्टल से ज्यादा खर्च हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक, तो ये 4 यूनिट एक्चुअली हमारा है कितना, तो देखते हैं दोस्तों, अगर हमारा 360 1,80,00,000 के बराबर है,
1,80,00,000 के बराबर है। ठीक, तो हमारा 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 1,80,00,000 बटे 360। ठीक है, एक एक नियम का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। ठीक, तो हमारा 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? हमारा 4 यूनिट जो है दोस्तों कितने के बराबर हो जाएगा? 1,80,00,000 बटे 360 गुणे 4। इसे सॉल्व कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आप सॉल्व कीजिए। 1 0 से 1 0 चला गया। ठीक, 18 एकम 18, 18 दूना 36। ठीक, ये 2 दूना 4। ठीक, बचा हमारा दोस्तों ये 1 लाख गुणे 2 यानी 2 लाख। करीब दोस्तों हमारा आंसर आएगा 2 लाख। करीब क्या, 2 लाख ही आएगा, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए दोस्तों हमारा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, क्या वही कह रहा था दोस्तों कि 2 लाख रुपए जो है हॉस्टल में जितना खर्च किया जा रहा होगा उससे 2 लाख ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहे हैं। हमारा यही आंसर है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा? खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्चा किया जाता है? खेलों पर शिक्षा की तुलना में। देखिए दोस्तों, खेल हमारा कहां चला गया? स्पोर्ट्स हमारा 52 और शिक्षा पे 80। ठीक, दोस्तों हमारा जो एजुकेशन पे है दोस्तों वो कितना खर्च हो रहा है? 80। और स्पोर्ट्स पे दोस्तों, स्पोर्ट्स पे खर्च हो रहा है हमारा 52। कितना कम खर्चा हो रहा है दोस्तों? आप देखेंगे कितना कम खर्चा हो रहा है। हमारा खर्च हो रहा है दोस्तों, घटाएंगे 8 और इधर हमारा हो गया दोस्तों 28। करीब 28 का कम खर्चा हो रहा है, 28 यूनिट का कम खर्चा हो रहा है। ये जो 28 यूनिट है ये 80 का कितना प्रतिशत है? ठीक, ये जो 28 यूनिट है 80 का कितना प्रतिशत है? ठीक, ये निकालना है। तो 80 का 28 कितना प्रतिशत है? तो 80 का मतलब 80 नीचे, 28 हमारा ऊपर चला गया, गुणे 100 करते हैं दोस्तों। ठीक, 80 का 28 कितने प्रतिशत है? ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए हमने एजुकेशन पर अगर 80 यूनिट खर्च किया है तो उससे 28 कम हमने स्पोर्ट्स पे खर्चा किया, नहीं 52 खर्चा किया है। तो जो 28 है 80 का कितना प्रतिशत है? देखते हैं। 1 0 से 1 0 चला गया, इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा देखेंगे दोस्तों क्या जाएगा? ये 14 नहीं से 4 से ही करते हैं। 4 7 28, ये 4 दूना 8। ठीक, ऊपर बचा दोस्तों हमारा 70/2 यानी 35% दोस्तों हम कम खर्चा कर रहे हैं स्पोर्ट्स पे, किसके मुकाबले? एजुकेशन के। ठीक, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 थी यानी 1.8 करोड़ रुपए थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर खर्च की गई राशि कितनी होगी? दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहां होगा पर खर्च की गई राशि कितनी थी। ठीक, अगर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर टोटल खर्च 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर खर्च की गई राशि, यहां होगा दोस्तों खर्च की गई राशि। माफ कीजिएगा दोस्तों, बहुत मिसप्रिंट आपको मिल गए, क्षमा चाहते हैं, अगली बार से आपको कम मिलेंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। तो अनुसंधान पर खर्च की गई राशि कितनी थी? ठीक, टोटल अनुसंधान और शिक्षा पे। तो देखिए दोस्तों हमारा 360 यूनिट हम जान रहे हैं 1,80,00,000 के बराबर है। ठीक, 1,80,00,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट हमारा बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 1,80,00,000। 1,80,00,000 हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1,80,00,000 बटे 360 के। अब दोस्तों देखिए शिक्षा और अनुसंधान यानी कि एजुकेशन और इस हमारा अनुसंधान यानी रिसर्च, कहां गया रिसर्च? ये 65। कितने यूनिट खर्च हो रहे हैं दोस्तों? 80 65 8 6 14 140 यानी 145, यानी 145 यूनिट खर्च हो रहे हैं दोस्तों। कितने खर्च हो रहे हैं? 145 यूनिट। अगर हमारा 1 यूनिट दोस्तों इतने के बराबर है तो हमारा 145 यूनिट कितने के बराबर होगा? इसमें हम गुणे 145 कर देंगे तो देखिए 1,00,000
80,000, 1,80,00,000, माफ कीजिएगा, 1,80,00,000, 1,80,00,000 बटे 360 गुणे 145। ठीक दोस्तों, इसी को सॉल्व हमें करना, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से वही करते हैं, 1 0 से 1 0 गया और ये 18 दूना 36 हो गया। ठीक दोस्तों, बचा नीचे 2 और हमारा इधर ऊपर बच गया 1 लाख, ऊपर 1 लाख बच गया। और 1 लाख को दोस्तों हम 2 से अगर भाग देते हैं तो हमारा बचेगा 50,000। ठीक, 50,000। अब 50,000 गुणे 145 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं दोस्तों गुणा, 50,000 गुणे हमें 145 करना है। आगे मैं इधर कर रहा हूं दोस्तों, जगह नहीं है, तो 50,000 हमें गुणे 145 करना है। ठीक, करते हैं। 5 एकम 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, आज लगा दो, 5 एकम 5, 5 2 7। ठीक, और ये जितने जीरो उतने लगा देते हैं। 50,000 था हमारा दोस्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ 5 लाख मैंने लिख दिया, 50,000। ठीक, ये हम लगा देते हैं 4 0, 1 2 3 4, यानी 7,25,000। 7,25,000 जो है दोस्तों हमारे सॉरी माफ कीजिए दोस्तों, 72 लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 72,50,000 दोस्तों। 72,50,000 दोस्तों जो हमारा है वह खर्च हो रहा है मिलके कितने पे, रिसर्च और एजुकेशन पे। कितना, 72,50,000। इधर हमारा दिया हुआ है, यहां से मैं कंफ्यूज हो गया दोस्तों, इधर हमारा दिया हुआ है 7,25,000। ठीक, तो हमारा 72,00,000, 1,80,00,000 में से 72,50,000 हमारा खर्च हो रहा है शिक्षा और अनुसंधान पे दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए हमारा नेक्स्ट ग्राफ आ गया। क्या कह रहा है ग्राफ दोस्तों, निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2001 से 2006 की अवधि के दौरान 2 कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़े और प्रश्नों को उत्तर दें। देखिए दोस्तों, ये ग्राफ क्या कहता है। ग्राफ हमारा ये कह रहा है, जैसे 2 कंपनियां ए और बी हैं, इनके एक प्रॉफिट कलम से दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी ए जो है 2001 में 45% का प्रॉफिट पाती है, तो कंपनी जो बी है 2001 में 40% का प्रॉफिट पाती है। इसी तरह विभिन्न वर्षों में इनके प्रॉफिट क्रम से दिए हुए हैं। ठीक, इन्हीं प्रॉफिटों को देखते हुए हम इसी ग्राफ को देखते हुए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये करते हैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन हम। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन हमारा। वर्ष 2005 में 2 कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3 संबंधित 4 के अनुपात में थी। आय जो थी 3 संबंधित 4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक दोस्तों, द इनकम ऑफ 2 कंपनीज ए एंड बी इन 2005 वर इन द ratio of 3:4 respectively. What was the respective ratio of their expenditures in 2005? तो दोस्तों देखिए, आपको पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ये जानना पड़ेगा आय क्या होती है, हमारी इनकम क्या होती है। आय होता है दोस्तों हमारा एक्सपेंडिचर, यानी व्यय। हमने व्यय कितना किया। जैसे आप मान लीजिए 20 रुपए कोई वस्तु बनाते हैं, फिर उस पर आप प्रॉफिट कमाएंगे, तो प्रॉफिट मान लीजिए 5 का रखते हैं, 5 का प्रॉफिट रखते हैं। ठीक, तो 20 का बनने उसकी लागत आपने बनाई किसी वस्तु को, 20 की उसकी लागत लग गई, यानी कि 20 रुपये खर्च किए, व्यय किए, और 5 रुपये आपने प्रॉफिट, यानी कि 25 रुपये आपने पाए टोटल। उससे 5 रुपये और जोड़ के 25 में बेच दिए, यानी कि 25 रुपये आपके पास आ गए, यानी कि 25 आपकी इनकम हुई। ठीक, तो ये जो व्यय प्लस प्रॉफिट यानी लाभ, यही हमारा आय होता है। यानी इनकम बराबर हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। इसी को देख के हमें क्वेश्चन ये करने हैं। ठीक, क्या कह रहा है, कंपनी ए और बी की आय क्रमशः 3 संबंधित 4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय क्रमशः अनुपात क्या था। देखिए मान लेते हैं दोस्तों, ये 2005 में हम चलते हैं। देखिए मान लेते हैं दोस्तों, कंपनी जो ए है दोस्तों
उसका एक्सपेंडिचर 100x है। कंपनी ए का जो एक्सपेंडिचर है 100x है, मान लेते हैं 100x, और बी का है जो दोस्तों वो है 100y। ठीक, आपके सिंप्लीफाई के लिए हमने 100x 100y मान लिया। ठीक, देखते हैं 100x हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में हम लाभ जोड़ेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हमारा आय आएगा। तो देखेंगे दोस्तों जो 100x है इसका 70% कितना है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ए, देखिए कंपनी ए का ग्राफ जा रहा है। ठीक, और इधर हम देखते हैं ये कंपनी हमारे बी का ग्राफ जा रहा है। ठीक, तो देखिए कंपनी ए जो है 70% का प्रॉफिट पा रही है और कंपनी बी है 50 का। तो कंपनी ए जो 70% का प्रॉफिट पा रही है तो 100x का 70 क्या परसेंट क्या जाता है, तो 70x हो जाएगा। ये 100x प्लस 70x जुड़ के बना देंगे कंपनी की इनकम, कंपनी की आय। तो कंपनी की आय क्या बन जाएगी दोस्तों, यहां से बन जाएगी कंपनी की आय 170x, क्या हो जाएगी 170x। ठीक, और देखिए इधर 50% की प्रॉफिट पा रही है कंपनी बी, तो हमारा हो जाएगा 150y। ठीक, अब क्या कह रहा है दोस्तों, ये देखिए इनकी इनकम आ गई, इनकम, ये भी हमारा इनकम आया। ठीक, अब क्या कह रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, ए और बी क्या कह रहा है, 3 समझे 4 के अनुपात में, ये जो है 3 और 4 के अनुपात में थी, तो उनके व्यय का अनुपात क्या था। ठीक, व्यय का यानी कि एक्सपेंडिचर का। देखिए दोस्तों 170 जो है 170x जो है दोस्तों, और इधर हमारा हो गया 150y, 150y माफ कीजिएगा, बराबर ये 3 और 4 का, 3 और 4 का अनुपात है दोस्तों, 3 और 4 का। ठीक, देखते हैं सिंपलीफाई करते हैं, एक जीरो से हमारा एक जीरो चला गया, हमारा एक्स वाई का अनुपात क्या आएगा दोस्तों, हमारा क्या आएगा एक्स और वाई का अनुपात, हमारा एक्स और वाई का जो अनुपात आएगा दोस्तों, जगह ना होने का दोस्तों मैं इधर लिख रहा हूं, एक्स और वाई का जो हमारा अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा, यहां पे हम लिख कर रहे हैं दोस्तों, हम एक्स और वाई का हमारा अनुपात आ जाएगा 15 45 और इधर 17 चौक 68। ठीक, 45 और 68, तो हमारा देखिए दोस्तों हमारा एक्सपेंडिचर क्या था 100x और 100y, अगर हम इसमें गुणे 100 कर देते तो हमारा 100x बन जाएगा, हम y में गुणे 100 कर देते तो 100y बन गया दोस्तों, यानी हमारा एक्सपेंडिचर 100x 100y, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 45 मान लें तो हमारा आय क्या आ जाएगा दोस्तों, एक का 100 कितना आ जाएगा 100 गुणे 45 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, और हमारी y अगर हम y 68 मान लेते हैं तो हमारा 100 गुणे 68 ये हमारी बी की एक्सपेंडिचर आ जाएगी, व्यय आ जाएगा दोस्तों। इसे हम देखिए अगर इधर करते भी हैं तो हमारा 100 खत्म हो जाएगा, कट के आपस में खत्म हो जाएंगे, तो हमारा बच जाएगा 45 और 68। तो हमारा जो अनुपात आएगा दोस्तों वो 45 अनुपात 68 का आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्त आप समझ गए होंगे, ना समझे हो तो कमेंट बॉक्स में फिर बताइए, मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश करूंगा जब भी अगला क्लास लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्या करें दोस्तों, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय रुपए 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी, 2002 में कंपनी का जो व्यय था 200 करोड़ था, 2002 हम चलते हैं दोस्तों, कंपनी बी का व्यय, कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था। देखिए प्रॉफिट इसे कितने का हो रहा है दोस्तों, कंपनी बी को 20% का प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का, ये हमारे सारे प्रतिशत में प्रॉफिट दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 200 करोड़ पे हम 30% का प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक, 30% का प्रॉफिट, तो 200 का 30% कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 200 का 30% हमारा आ जाएगा दोस्तों 60, कितना आ जाएगा 60 करोड़, यानी कि 200 करोड़ का 30% होता है 60 करोड़, 60 करोड़ ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक, तो उसकी इनकम क्या हुई, तो इनकम को देखिए दोस्तों, इनकम मैंने बताया, इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, तो एक्सपेंडिचर हमारा 200 करोड़ है, व्यय यानी कि 200 करोड़ है, प्रॉफिट हमारा 60 करोड़ है, तो इसकी इनकम जो हो जाएगी दोस्तों, इनकम जो हो जाएगी 260 करोड़, 200 प्लस 60 जोड़ देंगे तो 60 करोड़ आ जाएगा, जोड़ देते हैं 200 प्लस 60 बराबर 260 करोड़। ठीक, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, हमारा ऑप्शन डी देखिए 260 करोड़ बिल्कुल सही है, हमारा यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने, क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों,
यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों का कुल आय 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? देखिए हमारा यहाँ लाभ दिया हुआ दोस्तों, लाभ बराबर आय में से व्यय घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। ठीक, यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक दोस्तों, क्या करा, ए और बी का जो है दोस्तों वो व्यय समान था। ए और बी का जो है दोस्तों वो व्यय समान है। तो दोस्तों मान लीजिए ए और बी का जो व्यय है 100x है। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अपनी 100x मान लेते हैं। हमारा जो ए और बी का व्यय था दोस्तों, दोनों का समान है, ए और बी का व्यय हम मान लेते हैं 100x। ठीक, तो देखिए ये की जो इनकम क्या जाएगी दोस्तों, 100x पे ये 45% का इनकम, 45% का प्रॉफिट हो रहा है। 100x पे 45% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इनकम क्या होगी दोस्तों 145। ये की जो इनकम होगी दोस्तों 145x हो गई। ठीक, ये की इनकम क्या होगी दोस्तों 145x, ये इनकम है दोस्तों, इनकम। बी की इनकम क्या होगी दोस्तों, बी की इनकम हो गई 100x पे 40%, यानी कि 40% कितना हो गया, 40x आ गया। तो हमारा 140x, क्योंकि हम इनकम में व्यय प्लस प्रॉफिट जोड़ देंगे, व्यय प्लस लाभ जोड़ देते तो हमारा क्या आ जाता है, इनकम आ जाता है। तो ये हमारा जो है व्यय है 100x, दोनों का बराबर है। तो जो हम 100x में अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे हमारी इनकम आ जाएगी। तो बी की इनकम क्या आ जाएगी, बी का जैसे व्यय था 100x, 100x का 40% क्या आ गया, 40 आ गया। तो यानी कि 40, यानी कि 100x में हम 40x जोड़ देंगे तो 140x इनकम आ जाएगी। तो ए की इनकम 145x, बी की इनकम 140x आ गई। ठीक दोस्तों, अब क्या कह रहा, ए और बी की इनकम जो है दोस्तों, ए और बी की जो इनकम है वो उनका योग है 342 करोड़। ठीक, उनका योग है 342 करोड़। ठीक, तो हम करते हैं दोस्तों, देखिए जगह ना हो तो दोस्तों मैं अगले पेज पे आ रहा हूं। तो ये जो हमारा कितना आया था दोस्तों 145x और 140x। ठीक, ये मैं 145x प्लस 140x बराबर हमारा आ गया 285। 285 था, माफ कीजिएगा दोस्तों, 285 नहीं, वो था 342 करोड़। कितना था दोस्तों 342 करोड़। यार ठीक है दोस्तों, हमारा क्या आया था, हमारा जो दोस्तों ए का इनकम था वो 145x था और एक बी का हमारा जो इनकम था 140x था। दोनों को हम जोड़ते हैं दोस्तों तो 342 करोड़ आता है इनकम। ठीक, कितना आता है दोस्तों 342 करोड़, 342 करोड़। अब इससे हम यहाँ x की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। तो हमारी x की वैल्यू क्या है दोस्तों, इसे हम जोड़ते हैं 285x, 285x बटे 285 बराबर 342, 342। अब हम 342 बटे 285 कर देते हैं x के निकालने के लिए। ठीक, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक दोस्तों, पर जैसे दोस्तों आप देखेंगे प्रॉफिट क्या था दोस्तों, हमारा प्रॉफिट था 40x और 45x। हमें प्रॉफिट का योग पूछा है, कुल लाभ का योग पूछा है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, हमारी x की वैल्यू में पता चल गई, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 40x और 45x वो प्रॉफिट हमारा, यानी कि टोटल हमारे प्रॉफिट कितने थे 85x। तो 85x में हम x की वैल्यू रख देंगे 85 गुणे 342। ये हमारी x की वैल्यू जो है दोस्तों, इसको रख देते हैं 342 बटे 285, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं हम। जब इसे सॉल्व करते हैं हम तो 5 इसको कटाते हैं दोस्तों, 5 5 × 25, 3 5 7 35, और इधर हम चलते हैं दोस्तों, ये हमारा 17 हो गया। ठीक, 17 5 85। ठीक, इधर हम ऊपर गए दोस्तों, इसे हमने 3 से इसे कटाया, तो देखिए 3 एकम 3, फिर एकम 3 एकम 3 1 3 चौक 12। ठीक, और ये जो 12 है दोस्तों, ये हमारा 19 × 57, और इधर हो गया हमारा दोस्तों 19 × 6
114, यानी 3 दूना का 6। कहीं हमने गलती कर दी क्या? देखते हैं साथियों कहाँ गलती कर दी। 85, हाँ 85 गुणे 342 बटे 285। हमने इसे 5 से किया तो 5 5 25, 3 5 7 35, और इधर हमने 5 से किया, ये 17 हो गया दोस्तों, ठीक 17। इधर फिर हमने 3 से किया इसे, हाँ 3 से किया तो 3 एकम 3, ये 114, और इधर हो गया दोस्तों हमारा 3 से, ये हमारा 19 हो गया, ठीक। ये 19 छक्के 114 होगा। हमारा बचा क्या दोस्तों? 17 गुणे 6, यानी 102, यानी कि टोटल प्रॉफिट हमारा आ गया 102 करोड़। कितना आ गया दोस्तों? 102 करोड़, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, 102 करोड़ हमारा यही आंसर है दोस्तों, ठीक, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्या हमारा क्वेश्चन दोस्तों? वर्ष 2003 में कंपनी बी का व्यय रुपए 200 करोड़ था, और 2003 में कंपनी बी की आय 2006 में इसके व्यय के समान थी, ठीक। 2006 में कंपनी बी की आय क्या थी? ठीक, वर्ष 2003 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, ठीक। वर्ष 2003 में क्या करें दोस्तों? वर्ष 2003 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, यानी कि इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी बी का दोस्तों? 55। ये हमारा 55 है दोस्तों। तो 200 करोड़ का 55% कितना हो जाएगा दोस्तों? 110 करोड़, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना जाएगा दोस्तों? हमारा जो व्यय है उसी पे हम प्रॉफिट निकालते हैं, उसी का प्रतिशत है 200 गुणे 55%, यानी कि 200 का गुणे 55 बटे 100, यानी 110 करोड़। 110 जो करोड़ आया दोस्तों, ये आया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को हम जोड़ देते हैं दोस्तों, जो हमारा व्यय दिया हुआ है, प्रॉफिट को अगर हम व्यय में जोड़ देते हैं हमारी इनकम आ जाती है। एक्सपेंडिचर में अगर प्रॉफिट को जोड़ दें हमारी इनकम आ जाएगी। तो 200 में 110 अगर हम जोड़े दोस्तों, 200 प्लस 110 कर दें हमारी, तो ये इनकम आ जाएगी किसकी? बी की। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 310 करोड़। 310 करोड़ जो है दोस्तों ये इनकम आ गई, ठीक, 310 करोड़। अब क्या कह रहा है? कंपनी बी की आय 2006 में इसके व्यय के समान थी। देखिए ये जो 310 करोड़ है दोस्तों, जो इसका इनकम आया वो 2006 में कंपनी बी की आय के कंपनी बी की एक्सपेंडिचर के बराबर है। जो 2003 में कंपनी बी की इनकम है वो 2006 में कंपनी बी की एक्सपेंडिचर के बराबर है, ठीक। अगर हमारे 310 करोड़ है, अब हमारा 2006 में दोस्तों, 2006 में देखते हैं हम, कंपनी का एक्सपेंडिचर 310 करोड़ है। तो 310 करोड़ का दोस्तों 50% क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये हमारा कंपनी बी का ये प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक, कंपनी बी का यही प्रॉफिट है ना, हाँ यही है 50 करोड़, ठीक। तो 2006 में कंपनी बी का दोस्तों प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर हमारा 310 करोड़ है, प्रॉफिट हमारा 50%, 310 का 50% निकालते हैं दोस्तों। ये 2 चला गया, बचा 5 एकम 5, 5 3 15, 155 करोड़ दोस्तों आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक। पूछ रहा इनकम क्या है? 2006 में कंपनी बी की आय क्या थी, इनकम क्या थी, ठीक। अभी 155 करोड़ को हम 310 करोड़ में जोड़ देंगे, क्योंकि 310 करोड़ का एक्सपेंडिचर था और 155 करोड़ का व्यय था। तो जब हम 310 प्लस 155 जोड़ते हैं दोस्तों, तो हमारा आता है 465 करोड़। क्या आता है दोस्तों? 465 करोड़। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या करें दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन? यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, 2005 में दोनों कंपनियों की आय समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था, ठीक। हम जानते हैं दोस्तों आय क्या होती है हमारी? एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, ठीक। दोनों की आय समान थी, तो हम मान लेते हैं दोनों की आय 100x थी। कितनी थी दोस्तों? 100x थी दोनों की आय, कंपनी ए और कंपनी बी की, ठीक। 100x नहीं मानते दोस्तों, एक्सपेंडिचर मानते हैं। हम मानते हैं ए का जो एक्सपेंडिचर था वो हमारा था 100x, ठीक। एक्सपेंडिचर, ये हमारा एक्सपेंडिचर है दोस्तों, एक्सपेंडिचर यानी व्यय, यानी व्यय। कंपनी ए का व्यय हमारा 2005 में 100x था, और कंपनी बी का व्यय था दोस्तों वो 100y था। हमने ये
वैल्यू हमारी बड़ी ना बन जाए, इसलिए हमने 100x 100y माना। ठीक, अब देखिए क्या करा, 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी कन्वर्ट करती। ठीक, आय समान थी, दोनों की आय क्या थी दोस्तों, समान थी। ठीक, ये हमारा व्यय है। तो 2005 में हम चलते हैं दोस्तों, देखेंगे हम हमारी जो एक कंपनी है वो 70% प्रॉफिट कमा रही है। कितना कमा रही है दोस्तों, 70% प्रॉफिट। ठीक, यानी कि 100x का 70% कितना हो जाएगा दोस्तों, 100x का 70x हो जाएगा। यानी कि ए की जो इनकम हो जाएगी दोस्तों, इनकम अभी इधर मैं लिख रहा हूं, इनकम हो जाएगी दोस्तों, वो ए की कितनी हो जाएगी, 170x। ठीक, इनकम। और बी की जो इनकम हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 150x। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 150x। 100x का 50%, 100y का दोस्तों 50% होता है 50y, यानी कि 150y। ठीक, अब हमारा देखिए 170x और 150y क्या करा, ये दोनों समान है। क्या थे, दोनों समान थे। हम करते हैं दोस्तों 170x और 150y हमारे समान थे। ठीक, तो x और y का जो रेशियो है क्या है दोस्तों, x और y का जो हमारा रेशियो बनेगा वो आएगा, एक जीरो से हम एक जीरो इधर कटाते हैं, तो हमारा x और y का रेशियो बनता है 15/17। ठीक, 15/17। अब कह रहा है उनके व्यय का क्या अनुपात था। व्यय देखिए, हमारा व्यय यही है, हम x की वैल्यू मान लेते 15 और y की मान लेते 17। अगर आप 100 गुणे 15 रखें और फिर 100 गुणे 17 रख दें तो हमारे ये जो है कंपनी, दोनों कंपनियों के व्यय आ जाएंगे। फिर इनके अनुपात हमें निकालना है। तो अगर आप दोस्तों देखिए, मैं इधर अनुपात, व्यय का जो अनुपात है मैं दोस्तों इधर लिखता हूं। ठीक, जगह नहीं होने के कारण दोस्तों माफ कीजिएगा। देखिए ए का जो हमारा दोस्तों है टोटल व्यय कितना आ जाएगा, 100 गुणे 15। ठीक, और बी का व्यय कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 गुणे 17। तो देखेंगे 100 से कट जाएगा दोस्तों, ये व्यय का अनुपात है, उनके व्यय का अनुपात है दोनों कंपनियों के। ठीक, तो 15/17 हो जाएगा। तो हमारा आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 15/17। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये प्रीवियस ईयर सेट खत्म हुआ जिसमें हमने मैथ्स के क्वेश्चंस किए। तो ऐसा ना सोचिए दोस्तों केवल आपको मैथ्स के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, हमारे जो भी इस प्लेटफॉर्म पे टीचर हैं वो अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले नए प्रीवियस ईयर सेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।